हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इतने समय NSAIDS पढ़ रहे हैं और NSAIDS में हम लोग पिछले वीडियो में जो कवर कर चुके हैं वो है आपका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के बारे में। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर और आपका सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आपका प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स के बारे में। इसमें जो ड्रग्स आएंगी वो होगा आपका नाइमस्लाइड, डाइक्लोफेनेक, एस्लोफेनेक, मिलॉक्सिकेम और आपका इटोडोलैक। जब हम लोग नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कैसे आपका ड्रग्स जो है वो आपका कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों को ब्लॉक कर रहा था। प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों ब्लॉक होगा, लेकिन अंतर जो सिर्फ होगा वो ये होगा कि आपका कॉक्स-2 आपका ज़्यादा इनहिबिट होगा और कॉक्स-1 जो है वो आपका कम इनहिबिट होगा। नाइम स्लाइड की अगर हम बात करें तो नाइम स्लाइड में भी आपका पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इट लेस इनहिबिट कॉक्स-1 बट प्रिफर टू इनहिबिट कॉक्स-2। स्लाइड के अगर हम एक्शन को डिस्कस करें तो ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, एंटी पायरेटिक एक्शन और आपका एनाल्जेसिक एक्टिविटी ये शो करता है। क्योंकि आपका जो नाइम स्लाइड है वो आपका कॉक्स-2 को आपका इनहिबिट कर रहा है और उसके साथ आपका हल्का फुल्का आपका कॉक्स-1 को भी इनहिबिट कर रहा है, तो उससे हम ये कहेंगे कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को डिक्रीज करेगा। चीज़ आपका नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि दीज एक्शंस आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज इट इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। कॉक्स-1 एंड कॉक्स-2 पाथवे के रिगार्डिंग एंड अलग अलग तरह के जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है उसको मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका नाइम स्लाइड एक्चुअली में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये दो तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है। पहली बात तो ये आपका कॉक्स-2 को इनहिबिट कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि ये और भी कई तरह के मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो उन सारी मैकेनिज्म को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। हम लोग ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में आपका न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है और ये न्यूट्रोफिल्स एक्चुअली में सुपर ऑक्साइड को आपका जनरेट करता है किस जगह पे, जिस जगह पे आपका इन्फ्लेमेशन हुआ होता है। अब जिस जगह पे आपका इन्फ्लेमेशन हुआ होगा उस जगह पे न्यूट्रोफिल सुपर ऑक्साइड जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये आपका टिश्यू इंजरी को और बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन को और प्रमोट करेगा और बढ़ाने लगेगा। यहाँ पे जब हम लोग नाइम स्लाइड देते हैं तो एक्चुअली में जो नाइम स्लाइड है ये एक्चुअली में सुपर ऑक्साइड जो जनरेट हो रहा था आपका न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, इसको ये रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये प्रोड्यूस करेगा। हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में ये चीज़ लिखा भी हुआ है कि इट रिड्यूसेस द सुपर ऑक्साइड जनरेशन बाय न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो एक्चुअली में प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को ये रिड्यूस करेगा और फर्दर आपका TNF अल्फा के रिलीज होने की वजह से हम कहेंगे कि आपका ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये प्रोड्यूस करेगा। की बात करें तो लिखा हुआ है कि फ्री रेडिकल के स्कैवेंजिंग होने की वजह से आप कहोगे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिर फ्री रेडिकल के कैसे आपका डिक्रीज हो जाने की वजह से कैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्री रेडिकल्स की। रेडिकल्स जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और फ्री रेडिकल्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं ये एक्चुअली में हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रासेलुलर रीजन में पहुंच जाते हैं। इंट्रासेलुलर रीजन में जब आपका फ्री रेडिकल्स पहुंचता है तो फिर ये फर्दर आपका DNA को डैमेज करना, प्रोटीन को डैमेज करना, ऐसे फंक्शंस ये प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि एक आपका प्रॉपर होम्योस्टैटिस फंक्शन ये नहीं प्रोड्यूस करेगा और फर्दर होम्योस्टैटिस डिसरप्शन कॉज करेगा। अब जब आपका होम्योस्टैटिक डिसरप्शन ये कॉज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को और बढ़ाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब आपका फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टी आपका नाइम स्लाइड शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल्स आपका यहाँ पे डिक्रीज़ होगा या फ्री रेडिकल्स आपके नहीं होंगे। जब आपका फ्री रेडिकल आपका नहीं होगा तो फिर कह सकते हो कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा और जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो उससे हम कहेंगे कि आपका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये प्रोड्यूस करेगा। मैंने ऊपर पहला पॉइंट डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि न्यूट्रोफिल्स एक्चुअली में सुपर ऑक्साइड को जनरेट कर रहा था जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और बढ़ रहा था। सुपर ऑक्साइड एक्चुअली में फ्री रेडिकल है तो हम ये कहेंगे कि आपका न्यूट्रोफिल्स एक्चुअली में एक आपका फ्री रेडिकल को जनरेट करता है इन्फ्लेमेटरी साइड पे और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। अब जब नाइम स्लाइड देंगे तो इसी फ्री रेडिकल के जो जनरेशन है जो न्यूट्रोफिल्स कर रहा था उसको रिड्यूस करेगा, फर्दर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो नाइम स्लाइड एक्चुअली में इनहिबिट कर रहा है मेटलोप्रोटीएज एक्टिविटी को। कहाँ पे? इन कार्टिलेज। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज एक्चुअली में बोन्स के एंड में पाया जाता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। फ्रिक्शन रिड्यूस होगा जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका जॉइंट्स आपके जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे और हमारे जॉइंट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे।
क्योंकि आपका नाइम स्लाइड एक्चुअली में मेटलोप्रोटीएस की एक्टिविटी कार्टिलेज में डिक्रीज कर रहा है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेटलोप्रोटीएस क्या है। प्रोटीएस की अगर हम बात करें तो मेटलोप्रोटीएस एक्चुअली में एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस होता है साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट सेल से। साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक्चुअली में पाई जाती हैं साइनोवियल जॉइंट में, और ये आपका जब मेटलोप्रोटीएस एंजाइम आपका प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, तो ये एक्चुअली में डिक्रीज़ करेगा साइनोवियल फ्लूइड को। साइनोवियल फ्लूइड के डिग्रेडेशन की वजह से हम कहेंगे कि आपका कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होगा, और जब कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होगा तो हम कहेंगे कि दो बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो बढ़ जाएगा, और बोन्स हमारी कह सकते हो कि जॉइंट हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क करेगा और हमें पेन होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आगे चल के ये अर्थराइटिस को भी बढ़ाएगा, या फिर हम कहें कि अदर वर्ड में कि ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा दिया है कौन, मेटलोप्रोटीएस एंजाइम। यहाँ पे नाइम स्लाइड की अगर बात करें तो नाइम स्लाइड एक्चुअली में इसी मेटलोप्रोटीएस की एक्टिविटी को जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है कार्टिलेज में, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये प्रोड्यूस कर रहा है। नाइम स्लाइड की अगर हम बात करें तो नाइम स्लाइड का जो एक्सक्रीशन होता है वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू होता है, तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये जो हम लोग नाइम स्लाइड है एक्चुअली में उस पेशेंट को नहीं देंगे जिसकी किडनी ख़राब होगी। नाइम स्लाइड की अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो नाइम स्लाइड का जो यूज़ हम लोग करेंगे वो एक्चुअली में शॉर्ट पेन इन्फ्लेमेशन में करेंगे, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स की इंजरी में, और साइनोटाइटिस मीन्स आपका जो नेज़ल कैविटीज़ के अराउंड में जो आपका इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। लो बैक एक, डिसमेनोरिया मीन्स आपका जो मेंस्ट्रुअल पेन आपका कॉज होता है उसमें हम लोग दे सकते हैं नाइम स्लाइड। पोस्ट ऑपरेटिव पेन में देंगे, और आपका डेंटल सर्जरी में हम लोग दे सकते हैं। नाइम स्लाइड के एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्योंकि आपका नाइम स्लाइड को कॉक्स 1 को भी आपको इनिबिट कर रहा है हल्का फुल्का, कॉक्स 2 को तो मेनली कर रहा है लेकिन कॉक्स 1 को भी हल्का फुल्का इनिबिट कर रहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि आपका जीआई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जैसे कि आपका ईपी गैस्ट्रिक पेन। ईपी गैस्ट्रिक पेन्स मीन्स आपका जो एब्डोमेन के अपर पोर्शन में आपका पेन होगा, उससे हम लोग कह रहे हैं। नोजिया होगा और लूज मोशन भी होगा। डर्मेटोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स आपका स्किन से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि आपका रैसेस और प्रूरिटाइटिस मीन्स आपका इचिंग प्रोड्यूस होना। नेक्स्ट हम लोग ड्रग को डिस्कस करते हैं जो बिलोंग करती है नॉन प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर से। वो ड्रग है आपका डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक की अगर हम एक्शन की बात करें तो ये एक्शन ये प्रोड्यूस करता है आपका एनाल्जेसिक एक्शन प्रोड्यूस करता है, एंटीपायरेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है, और आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। ये आपके एक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके पीछे ये रीज़न ये है कि आपका जो डाइक्लोफेनेक है ये एक्चुअली में मेनली इनहिबिट करता है कॉक्स 2 को, और आपको ये हल्का फुल्का मीन्स आपका लेस इनहिबिट करेगा कॉक्स 1 को। इसके इनहिबिशन की वजह से हम कहेंगे कि आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है वो डिक्रीज़ होगी, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस आपका डिक्रीज़ होगा, सुपर ऑक्साइड का प्रोडक्शन आपका डिक्रीज़ होगा जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं वो भी आपका डिक्रीज़ होगा। तो ये सारे एक्शन जो प्रोड्यूस कर रहा है डिक्रीज़ होने का, इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका ये जो एक्शंस आप ऊपर देख रहे थे ये एक्शंस आपके प्रमोट होंगे। PGI2 की अगर हम बात करते हैं तो PGI2 जिसे हम लोग प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं एक्चुअली में ये क्लॉट फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि डाइक्लोफेनेक देने की वजह से PGI2 खुद डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाएगा। आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन के रिगार्डिंग डिटेल में समझना है तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। डाइक्लोफेनेक के अगर हम लोग एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इसका एक्सक्रीशन आपका बाइल और यूरिन से होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं डाइक्लोफेनेक की, तो ये आपका एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है जैसे कि आपका माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन होना, नोजिया, हेडेक, डिजीनेस, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक, और डिक्रीज द रेनल ब्लड फ्लो, जिससे आपका क्या होगा कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। हम डाइक्लोफेनेक की यूजेस की बात करें तो डाइक्लोफेनेक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, बर्साइटिस में। बर्साइटिस ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन आपका कॉज होता है जॉइंट में। जॉइंट के पास हम कहेंगे कि एक फ्लूइड का डिपोजिशन होगा जिसे हम लोग कहेंगे बर्सी, और इस बर्सी के डिपोजिशन होने की वजह से जो जॉइंट के पास हम कहेंगे कि आपका स्वेलिंग हो जाएगा, तो इसे ही हम लोग कहते हैं बर्साइटिस। और इसको हम लोग जो डाइक्लोफेनेक है इसको हम लोग और यूज़ कर सकते हैं आपका रेनल कोलिक में यूज़ कर सकते हैं, एल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, और आपका डिस्मेनोरिया में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि है आपका एस्लोफेनेक। एस्लोफेनेक आपका सिमिलर एक्शन देगा जैसे कि आपका डाइक्लोफेनेक देता है, तो इसलिए हम लोग डाइक्लोफेनेक का जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वो सेम चीज़ आपका एस्लोफेनेक में आएगी। अगर हम एस्लोफेनेक के एडिशनल एक्शन की बात करें तो ये इंक्रीज़ कर देता है आपका ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन के सिंथेसिस को। अब ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन एक्चुअली में एक पॉलीसैकेराइड है जो आपका आगे चल के आपका कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी देता है, मीन्स आपका कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी देता है। अब कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्ड्रो यहाँ पे वर्ड लिया गया है, एक्चुअली में कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स हम लोग किसे कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स हम लोग कहते हैं जो आपकी कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं।
अब कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट प्रोटेक्टिव एक्टिविटी दे रहा है, मीन्स आपका जो कार्टिलेज की सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब कार्टिलेज की सेल्स जब प्रोटेक्ट होगी तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि जॉइंट्स में जो आपका फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो एक्चुअली में डिक्रीज़ होगा, क्योंकि कार्टिलेज का काम होता है कि फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करना, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जॉइंट आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और जॉइंट का डिसऑर्डर आपका नहीं कॉज होगा। इस तरह की आपकी एक ड्रग होती है इटोडोलैक। इटोडोलैक एक्चुअली में एक इंडोल एस्टिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग होती है और इसका भी जो एक्शन होता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपका डाइक्लोफेनेक की तरह आपकी सिमिलर होती है। इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, जैसे कि आपका डाइक्लोफेनेक में हमने देखा था कि आपका बाइल और यूरिन से आपका एक्सक्रीशन हो रहा था, लेकिन इटोडोलैक की अगर हम बात करें तो इटोडोलैक का एक्सक्रीशन आपका यूरिन से होता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव पेन में यूज़ करेंगे, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ करेंगे। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे कि आपका ये एब्डोमिनल पेन, रैशेस और आपका डिजीनेस कॉज करता है। नेक्स्ट ड्रग को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका मिलॉक्सीकैम। मिलॉक्सीकैम एक्चुअली में न्यू कॉन्जेनर ऑफ द पायरोक्सीकैम है। कहने का मतलब है कि आपका ये पायरोक्सीकैम की ही तरह ड्रग है, लेकिन पायरोक्सीकैम आपका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर थी, है ना, और वो आपका कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों को अच्छी तरह से इनहिबिट कर रही थी। मिलॉक्सीकैम एक्चुअली में यहाँ पे कॉक्स 2 को ज़्यादा इनहिबिट करेगी, कॉक्स 1 को कम इनहिबिट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिलॉक्सीकैम में लिखा हुआ है कि कॉक्स 2 एंड कॉक्स 1 सेलेक्टिविटी रेशियो अबाउट 10:1। कहने का मतलब है कि कॉक्स 2 और कॉक्स 1 का अगर हम रेशियो देखें तो 10:1 है, मीन्स आपका 10 टाइम्स आपका ज़्यादा कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रही है। और पायरोक्सीकैम की अगर हम बात करें तो पायरोक्सीकैम में हम कह सकते हैं कि 1:1 का कॉन्सेप्ट था, मीन्स आपका 50% आपका पायरोक्सीकैम आपका कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर रही थी, कॉक्स 2 को भी इनहिबिट कर रही थी। मिलॉक्सीकैम आपका एक एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये है कि आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 जिसे हम लोग TXA2 के प्रोडक्शन को आपको ये डिक्रीज़ करेगा। अब TXA2 का प्रोडक्शन इसलिए डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि आपका मिलॉक्सीकैम आपका कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर रहा है। कॉक्स 1 जो है वो आपका TXA2 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे कॉक्स 1 आपका डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसकी वजह से आपका TXA2 का प्रोडक्शन आपका डिक्रीज़ हो रहा है। मिलॉक्सीकैम का अगर हम यूज़ की बात करें तो इसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें तो आपका ये अल्सर जैसे कॉम्प्लिकेशन आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अल्सर जैसे कॉम्प्लिकेशन आपका मिलॉक्सीकैम के लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। क्लास को डिस्कस करते हैं जिसमें आपका सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में आपका जो ड्रग्स आएंगी वो एक्चुअली में कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगी। अगर इसके पहले पॉइंट को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि कॉक्स 2 इंड्यूसेस एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, सो बाय ब्लॉकिंग कॉक्स 2 इट प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है जब आपका इन्फ्लेमेशन होता है तो उस जगह पे कहोगे कि आपका कॉक्स 2 का जो प्रोडक्शन है वो इंड्यूस होगा, मीन्स आपका कॉक्स 2 का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब जब कॉक्स 2 का प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ेगा इन्फ्लेमेटरी साइड पे, तो वो आपका इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाएगा। लेकिन हम जो ड्रग्स देंगे ये एक्चुअली में इसी कॉक्स 2 के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेगी और फर्दर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करेगा। पॉइंट की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि इट नॉट ब्लॉक कॉक्स 1। कहने का मतलब है कि जो आपका सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है ये एक्चुअली में कॉक्स 1 को ब्लॉक नहीं करती, और कॉक्स 1 आपको पता है कि वो आपका हाउस कीपिंग फंक्शन देता है। तो जब यहाँ पे कॉक्स 1 आपका ब्लॉक ही नहीं हो रहा तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि जो आपका हाउस कीपिंग फंक्शन है उस पर कोई भी आपका इफेक्ट शो नहीं होगा, मीन्स नॉट इफेक्टिंग हाउस कीपिंग फंक्शन। अगर हम कॉक्स 1 के हाउस कीपिंग फंक्शन की बात करें, जो कॉक्स 1 शो कर रहा है वो है आपका जो आपका GIT में म्यूकोसा लेयर होती है उसको वो डैमेज नहीं करता, मीन्स आपका लेस गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज। और हम कहेंगे कि आपका जो अल्सर आपका कॉज होता है उसको आपको डिक्रीज़ करता है कॉक्स 1। तो वही चीज़ आपका लिखा हुआ है कि लेस अकरेंस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। तो ये दो फंक्शन आप कहेंगे कि आपका हाउस कीपिंग फंक्शंस होते हैं। हम लोग कुछ एडिशनल फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपका सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है एक्चुअली में ये डू नॉट डिप्रेस द थ्रोम्बोक्सिन A2 TXA2 प्रोडक्शन बाय द प्लेटलेट्स। कहने का मतलब है कि आपका जो सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है एक्चुअली में TXA2 जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है उसका प्रोडक्शन को ये आपका डिक्रीज़ नहीं करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपका जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है एक्चुअली में ये कॉक्स 1 से प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे जब सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर आपका कॉक्स 1 को इनहिबिट ही नहीं करेगा तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि TXA2 का प्रोडक्शन होता रहेगा और TXA2 का जो प्रोडक्शन है वो आपका डिप्रेस नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि डू नॉट डिप्रेस TXA2 प्रोडक्शन बाय द प्लेटलेट्स। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर रिड्यूसेस द PGI2 प्रोडक्शन बाय द वैस्कुलर एंडोथेलियम। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो कॉक्स 2 है, कॉक्स 2 एक्चुअली में कॉक्स 2 प्रोड्यूस करता है PGI2 को, और यहाँ पे आप सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर दे रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रहा है। कॉक्स 2 आपका इनहिबिट होगा तो इसका मतलब है कि आपका PGI2 आपका सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, PGI2 भी आपका इनहिबिट हो जाएगा। इसकी वजह से PGI2 का प्रोडक्शन आपका डिक्रीज़ हो जाएगा।
यहाँ पे बता दें कि आपका TXA2 और PGI2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। TXA2 एक्चुअली में ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है और PGI2 एक्चुअली में ब्लड क्लॉटिंग को घटाता है। अब यहाँ पे इनके फंक्शन थोड़े अल्टर हो गए हैं, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि इससे प्रोथ्रोम्बिन आपका इन्फ्लुएंस होगा, और प्रोथ्रोम्बिन जब इन्फ्लुएंस होगा तो इससे ये चांसेस होंगे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क आपका जो है वो इन्हेंस हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स हैं वो आपका COX-2 को इनिबिट कर रहे हैं। जो आपका JG सेल्स होती हैं किडनी में, जिसे हम लोग कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, उसको जब उसके COX-2 को जब इनिबिट करेगा आपका ये सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर, तो उसकी वजह से आपका सोडियम वाटर रिटेंशन होगा, या फिर हम कहें आपका सॉल्ट वाटर रिटेंशन होगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको कुछ पेशेंट में अवॉइड करेंगे, जैसे कि आपका जिसको भी आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रहेगी, जिस पेशेंट को, जैसे कि आपका इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या फिर कार्डियक फेलियर जैसे कोई पेशेंट अगर होंगे, तो उनको हम लोग सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर नहीं देंगे। और कोई भी अगर पेशेंट होगा जिससे हाइपरटेंशन है, तो उसको भी हम लोग सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर नहीं देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी आपका इन्हेंस हो रहा है इस ड्रग से। इसकी अगर हम बात करें तो यूजेस हम लोग यूज इन अ पेशेंट विद हाई रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग एंड परफोरेशन। COX-2 इनिबिटर्स की अब ड्रग्स की बात करते हैं, जिसमें पहली ड्रग है आपका सेलेकॉक्सिब। सेलेकॉक्सिब जो है वो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक एक्शन शो करती है। सेलेकॉक्सिब जो है इसके अंदर ये चांसेस होती है कि आपका ये अल्सरोजेनिक कैपेसिटी आपकी कम होती है, मीन्स आपका अल्सर कॉज करने के चांसेस इसमें कम होते हैं, क्योंकि ये आपका COX-1 को इनिबिट ही नहीं करता। इस वजह से सेलेकॉक्सिब जो है वो आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 TXA2 के प्रोडक्शन को ये डिक्रीज़ नहीं करता, और प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 जिसे हम लोग प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो ये आपका ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा, मीन्स आपका क्लॉट फॉर्मेशन को और बढ़ा देगा। सेलेकॉक्सिब का अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। साइड इफेक्ट की बात कर सकते हैं तो इसमें आपका जो है ब्लड प्रेशर आपका राइज होगा, जिसको हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ड्रग को देखते हैं जो कि है आपका इटोरीकॉक्सिब। इसमें पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट हैज़ हाईएस्ट COX-2 सेलेक्टिविटी अमंग ऑल COX-2 सेलेक्टिव इनिबिटर ड्रग। कहने का मतलब है जितने भी आपकी और भी सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर हैं, जैसे कि आपका सेलेकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब, तो उसके कंपेयर में जो इटोरीकॉक्सिब है वो आपका उसके अंदर ज़्यादा हाई सेलेक्टिविटी होती है COX-2 को इनिबिट करने की। पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इटोरीकॉक्सिब नॉट प्रोड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन। वही अगर हम सेलेकॉक्सिब की बात करें तो सेलेकॉक्सिब आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज कर रहा था, इटोरीकॉक्सिब आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज नहीं कर रहा है। इटोरीकॉक्सिब का अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉट आर्थराइटिस और डिस्मेनोरिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट आपका एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज इन BP और आपका डिस्पेप्सिया प्रोड्यूस होगा। सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स की बात कर लेते हैं जो कि है आपका पैराकॉक्सिब। पैराकॉक्सिब एक्चुअली में एक प्रोड्रग है, मींस आपका ये पैराकॉक्सिब एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाएगी अपने एक्टिव फॉर्म में, जिसे हम लोग कहेंगे वेल्डेकॉक्सिब। और वेल्डेकॉक्सिब के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेबिलिटी होती है कि ये आपका मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन ये कॉज कर दे। पैराकॉक्सिब का अगर हम लोग यूज़ की बात करते हैं तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव शॉर्ट टर्म पेन में। हम लोग देख लेते हैं कुछ टॉपिकल NSAIDs के बारे में जो कि आपके स्किन पे अप्लाई होंगे, और वो NSAIDs कौन कौन से हैं उसको एक बार थोड़ा जान लेते हैं। टॉपिकल NSAIDs आर अप्लाई ऑन द स्किन एंड मोस्टली फाउंड इन जेल फॉर्म। इट इज़ मेनली यूज्ड इन मसल जॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्प्रेन एंड बैक एक। एडवांटेज क्या है टॉपिकल NSAIDs के कि ये एक्चुअली में मिनिमाइज़ करता है आपका सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट, जो कि हम लोग देख रहे थे कि आपका GI साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, और भी हम लोगों ने कई देखा कि अल्सर कॉज हो रहा था। तो इस तरह के एडवर्स इफेक्ट्स से हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और ये आपका अवॉइड करता है आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। टॉपिकल NSAIDs के एग्जांपल्स की बात करें तो आपका जैसे कि आपका डाइक्लोफेनेक आता है। डाइक्लोफेनेक आपका प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर से बिलोंग करता है। इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन और फ्लूबीप्रोफेन, ये सारे ही आपके जो है वो आपका नॉन सेलेक्टिव COX इनिबिटर्स में आते हैं। नॉन सेलेक्टिव COX इनिबिटर के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव से ये बिलोंग करते हैं। ये चारों की बात कर रहा हूँ, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन और फ्लूबीप्रोफेन। पायरोक्सिकैम एंड नाइमस्लाइड भी आपका टॉपिकल NSAIDs में यूज़ किए जाते हैं। तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर, सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर और आपके कुछ आपके टॉपिकल NSAIDs के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ आपके वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमें कमेंट करिए ताकि हमें आपकी फीडबैक मिल सके। कि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।